कालू कौवा बहुत ही घमंडी स्वभाव का कौवा था। वो हमेशा अपनी क्लास के पक्षियों की इंसल्ट करता रहता था, जिस कारण बहुत से पक्षी उससे बात करना पसंद नहीं करते थे। एक दिन उसकी क्लास में टुनटुनी नाम की गरीब चिड़िया का एडमिशन हुआ। टुनटुनी चिड़िया की मम्मी पक्षियों के घरों में काम करती थी। ये बात कालू कौवा जानता था, इसलिए वो टुनटुनी चिड़िया का मजाक बनाने लगा। टुनटुनी बहुत घमंडी है ये तो, इससे बात मत करना तुम। कोई बात नहीं हरी तोती, तो रुक मैं आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है और उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है। तभी कालू कौवा अपना पेन गिरा देता है और अपने दोस्तों से कहता है, अभी तो कुछ भी मजा नहीं आया। तुम सब देखते जाओ, कुछ दिनों में होली आने वाली है। इन सबको और खासकर उस टुनटुनी को ऐसा रंग लगाऊंगा कि छुड़ाने ना छूटेगा। पर तू भी बच कर रहना कालू, तेरे भी दुश्मन क्लास में बहुत है जो तेरे स्टैंडर्ड के नहीं है। ये गरीब घर के हैं, इनका कोई भरोसा नहीं, कब तेरे से अपने अपमान का बदला ले ले। अगर इन्होंने ही बदले में तुझे कोई ऐसा रंग लगा दिया जो कभी उतरेगा नहीं, तो फिर तू क्या करेगा? मुझे रंग लगाएंगे? इतनी हिम्मत नहीं गरीब पक्षियों की जो यह मुझे रंग लगा दे। कालू की बात सुनकर उसके दोस्त चुप हो जाते हैं। होली को 2 दिन बाकी रह गए थे। सब बच्चे एक दूसरे को रंगने की योजना बना रहे थे। तो स्टूडेंट्स, आप सब इस बात को ध्यान से सुनिए। प्रिंसिपल ने आदेश दिए हैं कि कोई भी बच्चा क्लास में होली नहीं खेलेगा। एक दूसरे को किसी ने भी अगर क्लास में रंग लगाया तो उसे सजा मिलेगी। कल से होली की छुट्टियां हो रही हैं। सभी स्टूडेंट्स घर पर भी ध्यान से होली खेलना। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। इतना कहकर उनकी क्लास टीचर बाहर चली जाती है। स्कूल की छुट्टी होने में थोड़ी देर ही बाकी थी। कालू कौवा पूरी योजना बना चुका था। ये देखो मेरे पास कितना अच्छा कलर है जो टुनटुनी और उसकी सहेलियों के मुंह पर लगेगा। ठीक है कालू, जैसा तूने कहा है हम वैसा ही करेंगे। हेलो कालू, मैं तुम्हारे लिए होली की गुंजिया लाई थी। हैप्पी होली। फिर तो हम लोगों की छुट्टी हो जाएगी, तो होली पर मिल नहीं पाएंगे हम दोनों, इसलिए मैं तुम्हें भी खिलाने के लिए आई। मैंने अपने सब दोस्तों को दे दी है। मैं नहीं खाता ये तुम्हारे घर की गुजिया। पता नहीं तुम गरीब पक्षी कैसी गुजिया बनाते हो। हमारे घर तो स्टैंडर्ड की बढ़िया हलवाई की दुकान की गुजिया जाती है, हम वहीं खाते हैं। चल जाएं, यहाँ से नहीं खानी। मुझे बड़ी आई हैप्पी होली कहने वाली। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे कालू, तुमने अभी उस पर रंग क्यों नहीं डाला? अभी हमारे पास अच्छा खासा मौका था। नहीं, स्कूल में नहीं, यहाँ मजा नहीं आएगा। स्कूल के गेट से बाहर निकल लेते हैं, इसे पकड़कर रख देंगे। टुनटुनी उदास चेहरे से क्लास में आने लगती है। तभी वो अपने साथ के कुछ पक्षियों को बात करता हुआ देख लेती है। ये देखो, ये गोबर मैंने इस थैली में भरा हुआ है। कालू को बहाने से छत पर बुलाकर गोबर उसके मुंह पर मार देंगे और छत की कुंडी लगाकर नीचे भाग आएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। बहुत घमंड करता है, हमारी इंसल्ट करता रहेगा। आज खेलेंगे हम हैप्पी होली, वो भी गोबर वाली। टुनटुनी चिड़िया उनकी सारी बातें सुन चुकी थी। वो कालू कौवे को बताने के लिए जाती है। कालू कौवा तो उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि कालू कौवा खुद ही टुनटुनी चिड़िया को रंगने के लिए बोतल में रंग तैयार कर रहा था। तभी हरिया तोता कालू कौवे को बहाने से छत पर चलने के लिए कहता है। फिर वो अपनी बातों में कालू कौवे को फंसा लेता है और छत पर ले जाता है। पीछे से वो शरारती बच्चे भी वहाँ पहुँच जाते हैं और अचानक से सब मिलकर कालू के मुंह पर गोबर मलने लगते हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ आ जाती है और सबको हटाकर कालू कौवे को बचाने लगती है। हटो सब यहाँ से हटो। गार्ड अंकल, इनको डांट लगाएं। छुट्टी होने के बावजूद ये सब ये हरकत कर रही है। अरे मुझे छत का ताला लगाना है, जाओ यहाँ से। और ये सब क्या कर रहे हो? ये गोबर, अरे भागो यहाँ से। वो सारे बच्चे डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। कालू कौवा बहुत रो रहा था। टुनटुनी चिड़ियों से गले से लगाकर चुप करती है। देखो, कुछ भी नहीं हुआ है। तुम्हारे मुंह पर गोबर रंग नहीं लगा। मुझे पता था ये सब तुम्हारे मुंह पर गोबर मलने वाले हैं। तू जिस कालू का साथ दे रही है ना, वह ये रंग देख रही है जो बोतल में भरा हुआ है, वो तेरे मुंह पर लगाने के लिए तैयार कर रहा था। आज तूने इसे बचाकर बहुत बड़ी गलती की है। जरूरी नहीं कि कोई हमारे साथ गलत करे तो हम उसके साथ गलत ही करें। कालू कौवे के साथ तुम सब जो भी करने वाले थे वो सरासर गलत था, और मैं गलत का साथ कभी नहीं देती। चलो चलो, हमें कैसे समझाना बेकार है।
थैंक यू टुनटुनी, मैं तुम्हारे साथ कितना गलत करता आया हूँ, पर आज तुमने फिर भी मेरी मदद की। थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छी हो। फिर कालू टुनटुनी से गले लग जाता है। घर जाकर कालू कौवा सारी बात अपनी मम्मी पापा को बताता है और आगे से कभी भी ऐसी कोई गलती न करने का भी प्रॉमिस करता है। कालू कौवा होली खेलने के लिए टुनटुनी चिड़िया के घर गया। वहाँ उसने टुनटुनी चिड़िया की मम्मी की हाथ की बनी गुंजिया खाई। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया की मम्मी और पापा भी बहुत खुश होते हैं। कालू कौवा अपने मम्मी पापा और टुनटुनी चिड़िया की फैमिली के साथ मिलकर होली मनाता है। हैप्पी होली दोस्तों। मुझे आशा है ये होली का त्योहार हम सबकी जिंदगी में खुशियों का रंग भर दे। फिर वो सब एक साथ खुशी खुशी होली मनाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ये सच है कि पक्षी भले ही अमीर हो या गरीब, होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें सब रंग मिलकर एक हो जाते हैं। सलमा, ये मसाले तुमने धूप में नहीं सुखाए क्या? नहीं तो, मसाले एकदम सूखे तो हैं, तो मुझे जरूरत नहीं लगी। नहीं सलमा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, मेरे लाए हुए मसालों को थोड़ी देर धूप में रख दिया करो, इससे इनकी खुशबू और स्वाद दोनों बढ़ जाते हैं। तुम्हें पता है ना, अगर मेरे बनाए पिज्जा अच्छे नहीं बने तो? हाँ हाँ, सब पता है मुझे। पिज्जा जरा भी बिगड़े तो वो खड़ूस आरिफ कौवा भी बिगड़ेगा। पर लाइए, मैं इन मसालों को धूप दिखा देती हूँ। और सुनो, तुम इतने गुस्से में मत रहा करो, हंसती हो तो ज्यादा अच्छी लगती हो। रहने दो जी, आपको मेरी हंसी की परवाह होती तो इस वक्त हम अलीगढ़ के जंगलों में होते। सलमा, काम से छुट्टी नहीं मिली तो मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। कुछ मत करो आप, उस आरिफ की जी हुजूरी ही करो। बस मैंने सोच लिया है, अगली बार जब मेरे मायके में कुछ होगा ना, तो मैं बच्चों के साथ अकेली ही चली जाऊंगी, आपके भरोसे नहीं बैठूंगी। अच्छा ठीक है, चली जाना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। बस अब तो खुश हो जाओ। अच्छा ये बताओ, शाम को क्या लेकर आऊँ तुम्हारे लिए? अगर वो आरिफ को वो मुँह न बिगाड़े तो थोड़े से पिज्जा लेते आना, बच्चों का भी बहुत दिनों से मन है। अच्छा ठीक है, लेता आऊंगा, अगर तुम एक बार मुस्कुरा दो तो। अब जाते क्यों नहीं, देर नहीं हो रही आपको? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था बिल्कुल, मुझे तो काम पर जाना था भाई। अब्दुल कबूतर और सलमा चिड़िया के निकाह को 1 साल हो चुका था और उनका एक बच्चा भी था, रिजवान। अब्दुल कबूतर शहर के एक छोटे से ढाबे में काम करता था। उसके हाथों में गजब का स्वाद था, खास तौर पर उसके हाथों से बने पिज्जा उस ढाबे की पहचान थे। शाम होते ही ढाबे के सामने पक्षियों की भीड़ जमा हो जाती थी और सभी की एक ही फरमाइश होती थी। अरे भाई, 5 एक्स्ट्रा चीज पिज्जा, जल्दी से, एकदम गरम गरम चाहिए। भाई हाँ, गरम ही मिलेंगे, पर जल्दी नहीं हो पाएगा, थोड़ा तो वक्त लगेगा भाई, पहले से ही बहुत भीड़ है और सबको पिज्जा ही चाहिए। अच्छा तो फिर रहने दो, हमें देर हो रही है, हम कुछ और खा लेंगे। अरे नहीं यार, क्या बात कर रहा है, खाएंगे तो पिज्जा ही, यहाँ बेहद ही अच्छे पिज्जा मिलते हैं, पता है? वो नहीं खाया तो समझ ले, तेरा इस जंगल में आना बेकार ही था। पर मूवी के लिए भी तो जाना है ना, और यहाँ तो टाइम लगने वाला है। मूवी छूटती है तो छूट जाए, पर पिज्जा नहीं छूटना चाहिए। अब भाईजान आप ये पैसे रखो, हम इंतजार कर लेंगे। ये अब्दुल कबूतर के हाथों का स्वाद ही था कि शहर के बड़े और नामी होटलों को छोड़कर पक्षी सिर्फ उसी के हाथों से बने पिज्जा खाने आया करते थे। लेकिन इसके बावजूद ढाबे के मालिक आरिफ कौवे को अब्दुल की बिल्कुल कदर नहीं थी। ए अब्दुल, इतना वक्त क्यों लग रहा है तुझे? बाहर पक्षियों के खड़े होने तक की जगह नहीं है। बस अभी लाया वो भाईजान, ये सिगड़ी थोड़ी टूट गई है, जिसकी वजह से काफी आंच बाहर आ रही है। हाँ तो तू जल रहा है क्या? फालतू के बहाने मत बना और फटाफट पिज्जा बना कर ला, सिगड़ी अभी खूब चलेगी, मुझे ये बिल्कुल ठीक दिख रही है। आरिफ कौवा हमेशा अब्दुल कबूतर से ऐसे ही बात किया करता था। असल में अब्दुल से पहले उसके अब्बू आरिफ के ढाबे पर काम किया करते थे। अपने आखिरी वक्त में जब वो बीमार पड़े तो आरिफ ने ही उनके इलाज के लिए अब्दुल कबूतर को कुछ पैसे उधार दिए थे। हालांकि उन पैसों को खर्च करके भी अब्दुल अपने अब्बू को नहीं बचा सका और उसकी माली हालत भी ऐसी नहीं थी कि वो आरिफ का उधार चुका सके, तो बस इसलिए वो मजबूर था। आरिफ कौवे ने उधार के बदले से अपने ढाबे पर काम करने को कहा। तनख्वाह के नाम पर अब्दुल को बहुत ही कम पैसे दिया करता था, बावजूद उसके कि अब्दुल के पिज्जा की वजह से उसकी अच्छी कमाई हो रही थी। अरे भाई क्या हुआ, पूरी रात खड़ा रखोगे क्या? कहाँ है पिज्जा?
आप रुकिए जनाब, मैं बस अभी देख कर आया। गुस्से से तिल मिलाया आरिफ सेठ एक बार फिर ढाबे के पीछे बनी रसोई में अब्दुल कबूतर को हड़काने पहुंचा, लेकिन रसोई का नजारा देखकर उसके होश ही उड़ गए। अब्दुल जमीन पर बेहोश पड़ा था। असल में पिज्जा जिस सिगड़ी पर सिक रहा था वो टूटकर बिखर चुकी थी और जलते हुए कोयले अब्दुल के ऊपर आ गिरे थे। अब्दुल कबूतर बुरी तरह जल गया था। ये क्या कर दिया? काम का वक्त है और इसी वक्त तुम्हें ये सब करना था? भाईजान, अब्दुल भाई बेहोश हैं, ये बुरी तरह जल गए हैं। हाँ हाँ दिख रहा है मुझे। उफ, अब इसका इलाज भी मुझे ही कराना होगा। क्या मुसीबत है यार। आरिफ ने अब्दुल को पास के ही सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया, लेकिन वो इतनी बुरी तरह से जल चुका था कि उसे बचाया नहीं जा सका और उसकी मौत हो गई। अब्दुल के इस तरह चले जाने से सलमा चिड़िया की पूरी दुनिया ही उजड़ गई, लेकिन वो हिम्मत नहीं हार सकती थी क्योंकि अब भी वो अकेली नहीं थी। अल्लाह पर भरोसा रख सलमा, वो सबका निगहबान है। और तू एक काम क्यों नहीं करती? तू अलीगढ़ के जंगल चली जा। यहाँ बच्चों के साथ अकेली कैसे रहेगी तू? नहीं बाजी, निकाह के बाद मायका बस कभी कभी जाने के लिए ही होता है और अम्मी अब्बू पर मैं बोझ बनकर कब तक जी सकूंगी? अपने बच्चों की खातिर अब मुझे खुद ही कुछ करना होगा। बिल्कुल सही कहा तुमने बहन, तुम्हें किसी पर बोझ बनने की जरूरत नहीं है जब तक तुम्हारा ये भाई जिंदा है। आप यहाँ? बहन, अब्दुल के साथ जो हादसा हुआ उसका मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि फिलहाल मुझे क्या करना चाहिए। अब तुम फिक्र मत करो, तुम्हें काम चाहिए ना तो मैं दूंगा तुम्हें काम। अब से तुम मेरे ढाबे के लिए पिज्जा बनाओगी। लेकिन मुझे तो पिज्जा बनाने आते ही नहीं, उन्हें तो हमेशा यही बनाते थे। मैं तो बस मसाले वगैरह तैयार करने में इनकी मदद कर दिया करती थी। मत भूलो कि अल्लाह ने औरतों के हाथों को खास नियमत से नवाजा है और तुम तो अब्दुल की बीवी हो। मुझे भरोसा है कोशिश करोगी तो जरूर अब्दुल से भी बेहतर पिज्जा बना सकोगी। सलमा चिड़िया आरिफ कौवे की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ थी, साथ ही ये भी जानती थी कि फिलहाल अब्दुल के ना होने से आरिफ कौवे का ढाबा बंद होने की कगार पर पहुंच गया था। यही वजह थी कि आरिफ इतना रहमदिल हो रहा था, लेकिन सच ये भी था कि फिलहाल सलमा को भी काम की सख्त जरूरत थी। उसने आरिफ की बात मान ली और उसके ढाबे पर काम करने लगी। आप ये एकदम बकवास है, इसमें तो बिल्कुल चीज ही नहीं है और स्वाद भी बिल्कुल बेकार है। माफ करना बहन, वो मैं अभी कोशिश कर रही हूँ। देखो सलमा, ये कोशिश वोशिश से काम नहीं चलेगा। मुझे बिल्कुल वैसे पिज्जा चाहिए जैसे अब्दुल बनाता था, और वो भी कल तक, समझी? वरना अपने लिए कहीं और काम ढूंढ लेना तुम। ये मेरा ढाबा है, कोई खैरात खाना नहीं जो मुफ्त की तनख्वाह बांटता रहूं। आरिफ कौवे की रहमदिली का मुखौटा उतरने लगा था, क्योंकि सलमा चिड़िया कई कोशिशों के बाद भी पिज्जा में वो स्वाद नहीं ला पा रही थी जिसके सब दीवाने थे। अब्दुल कबूतर ने एक दो बार घर पर उसके सामने पिज्जा बनाए थे, इसलिए वो जानती थी, लेकिन ना जाने क्यों कहीं कुछ तो कमी थी। अम्मी, ये मसाले इन्हें बाहर धूप में रख दो क्या? अब्बा वो हर बार ऐसे ही करने को कहते थे ना। अरे हाँ, वो ऐसा ही करते थे और कहते भी थे मसालों को धूप दिखाने से स्वाद और खुशबू दोनों आते हैं। सलमा चिड़िया की परेशानी का हल बस इतना सा ही था। उसने पिज्जा में डाले जाने वाले सभी मसालों को अच्छे से धूप में सुखाए और फिर पिज्जा बनाए। इस बार सब बढ़िया रहा और आखिरकार सलमा ने अब्दुल कबूतर जैसा पिज्जा बना ही लिया। आरिफ का ढाबा एक बार चल निकला। कुछ ही दिनों में पहले की तरह भीड़ जमा होने लगी, लेकिन फिर भी अब सब कुछ पहले जैसा नहीं था। भाईजान, रसोई बहुत छोटी है, एक खिड़की भी नहीं है जहाँ से धुआं निकल सके, और ये सिगड़ी भी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए ताकि कम समय में ज्यादा पिज्जा बन सके। और हाँ, एक बात और मुझे लगता है कि मेरे काम और मेरी मेहनत के हिसाब से मेरी तनख्वाह भी बहुत कम है। क्या? एक मिनट, तेरा दिमाग तो ठीक है ना सलमा? है? तुझे पता भी है तू किसके सामने इतना मुंह चला रही है? लगता है अब्दुल ने तुझे कभी मेरे मिजाज के बारे में नहीं बताया। देख, मेरी बात सुन, जो है जैसा है सब कुछ वैसा ही रहेगा। तुझे काम करना है तो कर, वरना मैं कहीं और काम देख लूँ। वैसे मुझे भी अब यही सही लगता है। आप मेरा हिसाब कर दीजिए और अपने लिए कोई नया खानसामा भी ढूंढ लीजिए।
तेरी इतनी हिम्मत! भूल गई मैंने ही तुझ पर तरस खाकर तुझे काम दिया और तू मेरा काम छोड़ने की बात कर रही है। मत भूल कि तेरे खानदान पर कर्जा है मेरा और इसलिए तुझे भी अब्दुल की तरह मेरे यहाँ पर काम करते रहना होगा और वो भी मेरी शर्तों पर, समझी? नहीं, अब समझना मुझे नहीं बल्कि तुम्हें होगा। मेरे शौहर बहुत सीधे कबूतर थे और इसलिए तुम उनका फायदा उठाते रहे और मुझे यहाँ आकर ही पता चला कि असल में तुम्हें उनकी मौत के जिम्मेदार हो। तुमने वो टूटी सिगड़ी सही वक्त पर बदलवा दी होती तो मेरे शौहर आज जिंदा होते। तो बात ये है कि तुम्हारा कर्जा तो गया भाड़ में। अगर सीधी तरह से मेरे बकाई पैसे मुझे नहीं दिए तो मैं यहाँ से सीधे पुलिस के पास जाऊंगी, समझे? सलमा चिड़िया के तेवर भी अलग थे और हालात भी। असल में उसने पहले से ही सब सोच रखा था। अब्दुल ने हमेशा खुद को आरिफ के एहसानों तले दबाए रखा, लेकिन सलमा वो अब आजाद थी, उसे बहुत कुछ करना था। सलमा अपना एक ढाबा खोल लेती है और अपना जीवन खुशी खुशी जीने लगती है। कश्मीर के एक छोटे से गांव में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। वो इतनी गरीब थी कि उसके पास 2 वक्त का भोजन भी सही से नहीं हो पाता था। वो अकेली ही रहती थी। उसके घर वालों में से उसके साथ कोई भी नहीं रहता था। उसके पति की मौत हो चुकी थी और उसके बेटा बेटी शहर में रहते थे। पता नहीं आज कुछ खाने को बचा है भी या नहीं, देखती हूँ। टुनटुनी देखती है थोड़ा सा आटा बचा है। टुनटुनी उसी आटे से 2 रोटी बनाती है। जब टुनटुनी रोटी बनाकर खाने जा रही थी तब उसे एक कौवे की आवाज आती है। कौवे की आवाज सुनकर वो बाहर आती है। अरे ये कौवा तो भूखा लग रहा है। ओहो, बेचारा भूख से तड़प रहा है। टुनटुनी ने अपने लिए जो 2 रोटी बनाई थी उसमें से वो एक रोटी उसे दे देती है और वो कौवा रोटी को खा लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन शाम में वापस उसी समय वो कौवा फिर आता है और चिल्लाने लगता है। लगता है फिर वही कौवा आया है। टुनटुनी वापस अपनी रोटी में से एक रोटी दे देती है। कुछ दिनों तक यही चलता है। वो शाम को टुनटुनी को आवाज लगाता और टुनटुनी अपने खाने में से एक रोटी उसे खिला दिया करती। एक दिन वो कौवा टुनटुनी से कहता है, मुझे तुमने कई बार भोजन कराया है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जो भी चाहोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि मेरा गुजारा चल जाए और 2 वक्त का भरपेट भोजन मिल पाए। ठीक है, जैसा तुम चाहो। कौवा टुनटुनी को उसकी जरूरत की सभी चीजें लाकर दिया करता था। एक दिन गांव में बहुत बड़ी बाढ़ आ जाती है। इस बाढ़ में टुनटुनी का घोंसला बह जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं कहाँ रहूंगी, क्या खाऊंगी? कुछ दिनों तक वो कौवा टुनटुनी के पास नहीं आता है। लगातार 6 दिनों से टुनटुनी भूखी थी। 6 दिन बाद कौवा टुनटुनी के पास आता है। जब वो आता है तब वो देखता है टुनटुनी की हालत बहुत खराब है। वो उड़ भी नहीं पा रही है और अब उसका अंतिम समय भी आ गया है। बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? मैं उसे पूरा करूँगा। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बच्चे जो शहर में रहते हैं उनको मेरे पास लेकर आओ। मैं उन्हें आखिरी बार देखना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है। कौवा अपने जादू से देखता है कि वो कहाँ है। टुनटुनी के बेटा बेटी जिस शहर में रहते थे, कौवा वहाँ चला जाता है और उनसे कहता है, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। वो अपने आखिरी दिन में आ चुकी है। उनकी हालत बहुत खराब हो गई है और वो अपने अंतिम समय में तुम दोनों को देखना चाहती हैं। ये सुनकर टुनटुनी के बेटा बेटी कौवे के साथ आने के लिए मान जाते हैं। जब वो सभी वहाँ पहुँचते हैं तब तक टुनटुनी की मृत्यु हो चुकी होती है। वो देख सभी बहुत दुखी होते हैं और टुनटुनी की ओर देखने लगते हैं। ये नहीं हो सकता, मैं टुनटुनी की आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर पाया। ये सुनकर कौवा जोर जोर से रोने लगता है। कैसी इच्छा कौवा भाई? वो तुम दोनों को आखिरी बार देखना चाहती थी। हम लोगों ने कभी अपनी माँ से मिलने की कोशिश भी नहीं की, फिर भी वो अपने अंतिम समय में हमें ही याद कर रही थी। कौवे, तुम तो जादुई कौवे हो। तुम्हारे पास कोई न कोई उपाय जरूर होगा। हमें बस एक बार अपनी माँ से गले लगाकर माफी मांगने दो। मुझे नहीं लगता है, मगर टुनटुनी के लिए हर वो कोशिश करूँगा जिससे उसकी अंतिम इच्छा पूरी हो। तो वो उसी वक्त वहाँ से उड़कर दूर गांव के किनारे अपने बाबा का इंतजार करने लगता है, जिन्होंने उसे जादुई शक्तियाँ दी थी।
बाबा मुझे एक मरे हुए पक्षी को कुछ वक्त के लिए वापस लाना है। मेरे लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कृपया करके आप मुझे कोई उपाय बताएं। इसके लिए तो बहुत बड़ा बलिदान देना होगा, जिसमें खतरा भी बहुत है। मैं कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ बाबा, आप बस मुझे उपाय बताइए। तो सुनो, तुम उस चिड़िया को ला सकते हो, मगर उसके लिए तुम्हें किसी और को उसकी जगह भेजना होगा, और जब तक वो चिड़िया धरती पर रहेगी उसके बदले कोई और मरा रहेगा। मगर इसमें खतरा है, अगर एक पल भी देरी हुई तो वो चिड़िया धरती पर ही रह जाएगी और उसके बदले जो मरा है वो मरा ही रह जाएगा। कौवा बिना कुछ सोचे टुनटुनी के पास जाता है, उसे वापस बुलाता है और खुद की जान ले लेता है। कौवा जैसे ही मरता है, टुनटुनी जिंदा हो जाती है। टुनटुनी उठती है तो अपने सामने अपने बेटा बेटी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। मेरे बच्चों, तुम दोनों को मैंने बहुत याद किया। दिन रात बस तुम दोनों के बारे में सोचती थी। हाँ माँ, हमें माफ कर दीजिए। हाँ माँ, हमें माफ कर दीजिए। हम कभी आपकी इज्जत नहीं कर पाए और ना ही आपके साथ कुछ वक्त बिता पाए। कोई बात नहीं बच्चों, मैं तुम दोनों से बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। टुनटुनी उन्हें जी भरकर प्यार करती है कि उन्हें समय का पता ही नहीं चलता है और 1 घंटा होने वाला होता है। मगर मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो मर गई थी ना। अरे हम तो भूल ही गए माँ, वो बेचारा कौवा हमें आपके पास लाया। उसने 1 घंटे के लिए अपनी जान दे दी ताकि आप हमारे पास आ सके और हम आपसे मिल सके। तब तो बच्चों मुझे जाना होगा। मैं उसकी जान नहीं ले सकती। आखिर उसी की वजह से मेरी अंतिम इच्छा पूरी हो सकी है। बच्चों तुम दुखी मत हो। तुम दोनों से आखिरी बार मैं इतनी अच्छे से मिल सकी, ये मेरे लिए काफी है। अब मुझे मत रोको, मुझे जाना होगा। टुनटुनी कौवे के पास जाती है और अपनी जगह उसकी जान वापस लाना चाहती है, मगर ऐसा कुछ नहीं हो पाता है क्योंकि टुनटुनी से 1 मिनट की देरी हो गई थी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी वजह से इस बेचारे कौवे की जान ले ली। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उसे वापस लाना ही होगा बच्चों। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कौवे ने एक रोटी का एहसान अपनी जान देकर चुकाया ताकि एक माँ अपने बच्चों से मिल सके।